disabled patients होंगे. Assessment is a process through which we identify the actual problem of patient. सही. Assessment criteria are basic for all rehabilitation. Patient first assess and then enroll in rehabilitation program. Objectives इसके अंदर आ जाएंगे. Assessment of disability हम देखेंगे. Elements of examination, diagnosis, functional capacities, evaluation. ठीक, वहाँ पे भी हमने फंक्शनल कैपेसिटीज की बात की थी. यहाँ पे भी हम फंक्शनल कैपेसिटीज की evaluation देखेंगे और examination को देखेंगे. By the end of session, understand basic concept of assessment of disabilities, appreciate the process of physical examination, and know how to deal with patients during examination. Discuss about basics of assessment of disabled, describe the principles of physical examination, and explain the process of dealing with patients during assessment. Elements अब आपके कौन कौन से हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन से. सबसे पहले हम करते हैं हिस्ट्री की बात. Examiner should begin by obtaining the claimant's own version of how he or she was injured or taken ill, including all body parts allegedly affected at the time. जब हमने प्रीवियसली अभी रिहैबिलिटेशन की इवैल्यूएशन की बात की थी, वहाँ पे भी हमने ये बात की थी कि हम पेशेंट को जो है बताने देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्या जानता है या क्या बोलना चाहता है. यहाँ भी हम जब हिस्ट्री टेकिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एग्जामिनर होता है वो अपने पेशेंट के साथ या अपने क्लेमेंट के साथ जो है वो इंटरव्यू बेस्ड काम शुरू करता है. और सबसे पहले वो मौका देता है कि वो जो पेशेंट है वो अपनी इंजर्ड और टेकिंग जो भी कुछ उसकी इलनेस हुई है, जो भी उसकी इंजरी हुई है, उसके बारे में वो खुद डिटेल से बताए कि वो किस वक्त और किस तरह से और कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम है और क्या किस तरह से वो इफेक्टिव हुआ. Discrepancies between his history and information in the medical record may be useful in the assessment of the claimant's credibility. एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास तो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अब हमारा पेशेंट भी कुछ बता रहा है, तो हो सकता है कि उन दोनों के दरमियान कुछ चीज़ें डिफरेंस पेपर हों. तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो हम जज करते हैं और हम देखते हैं उससे कि हमारे पेशेंट को जो चीज़ें सफ़र कर रहा है वो क्या चीज़ें हैं और जो रिकॉर्ड्स मेंशंस हैं उसके अंदर वो क्या चीज़ें बता रहे हैं. ठीक. The claimant should be asked to describe the nature and outcome of all diagnostic testing and treatments performed. The past medical history must be thorough. क्या होता है कि हम पेशेंट के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हुए हैं, जो कुछ भी ट्रीटमेंट लेता रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में उससे पूछते हैं, उसको रिकॉर्ड्स को भी चेक कर होते हैं और उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को भी गो थ्रू करते रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट अगर आपके पास आता है और आप उसकी फ़ाइल जो भी कुछ उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री की फ़ाइल हो वो लेके बैठ जाएँ और उसको गो थ्रू करना शुरू कर दें और पेशेंट कुछ बोलना चाह रहा है और वो बोल नहीं पा रहा, तो वहाँ पे पेशेंट जो है थोड़ा इरिटेबल होने लगता है. उसको उसकी इरिटेशन को रोकने के लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले हम पेशेंट की बात ज़रूर सुने. पेशेंट की बात सुनने से हमें सबसे ज़्यादा समझ आता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो क्या बताना चाहता है. कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन नहीं होती हैं और वो चीज़ें हम पेशेंट से कम्युनिकेट करके जो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में नज़र क्या आ रही है. The examiner must ascertain whether the claimant has a previous history of similar complaint or injuries, by whom the claimant was treated, and the clinical course of the complaint. अब होता क्या है कि जिस वक्त हम उसका रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं तो प्रीवियसली हमें पता चल जाता है कि अभी रिसेंटली पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आया है, क्या प्रीवियसली भी उसके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है या वो जो प्रॉब्लम उसके साथ हुई है उसको पहले भी उसने ट्रीट करवाया है, और अगर ट्रीट करवाया है तो वो क्या क्या ट्रीटमेंट है जो उसने लिया है और उसमें किस तरह की उसकी जो है वो रिकवरी हुई. ठीक. अब ऑल प्रीवियस क्लिनिक कंडीशन शुड बी नोटेड एंड सब्सिक्वेंटली लिस्टेड इन द डायग्नोसिस इंप्रेशन सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट. सही. जब भी हम उसको प्रीवियसली जो भी क्रॉनिक कंडीशंस उनको देखेंगे, उनको जज करेंगे, तो हमेशा हम उसको डायग्नोसिस और इंप्रेशन के सेक्शन के अंदर रिपोर्ट कर देंगे. अभी भी मैंने आपसे पहले बताया था कि एक असेसमेंट क्राइटेरिया फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट उसके, जहाँ पे हम पेशेंट को जज करके उसकी हिस्ट्री टेकिंग को वहाँ पे पुट कर होते हैं. तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें ज़रूर मेंशन करते रहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पेशेंट को प्रॉब्लम लग रही हैं और क्या क्या चीज़ें जो प्रीवियसली भी उसमें मौजूद थी और दोबारा रिसेंटली आई हैं, और अगर वो दोबारा रिसेंटली आई हैं तो उसका रीज़न भी हमें वहाँ पे समझ में आएगा कि क्या हुआ है. आया हो सकता है कि डॉक्टर ने पेशेंट से कहा हो कि अपनी मेडिकेशन को नहीं छोड़ना या अपनी जो भी थेरेपीज़ हैं उनको नहीं डिस्कनेक्ट करना, और उसने इन चीज़ों को डिस्कनेक्ट किया हो. कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट विद इन अ ईयर सेम प्रॉब्लम के साथ वापस आता है. मोस्ट ऑफ द टाइम मस्कुलोस्केलेटल जो इश्यूज आ रहे होते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि बैक एक बहुत रिपीटेडली आ रहा होता है, सर्वाइकल पेन्स आपके बहुत रिपीटेडली जो है पेशेंट जो है वो बार बार हिस्ट्री के साथ आ रहे होते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से भी जो है वो बहुत जल्दी एग्रीवेट होने लगते हैं. तो अगर कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स थे जहाँ
पे वो जो है दोबारा हिस्ट्री दे रहा है कि हाँ उसको थोड़े से दिन में ही दोबारा ही चीज़ें हो गई, तो उसको जो चीज़ दोबारा उसकी गाइडेंस के अंदर लेना ज़रूरी होता है कि उसको जो प्रीवियसली ट्रीटमेंट बताए गए थे, जो चीज़ें उससे अवॉइड करने को कही गई थी, क्या वो सारी चीज़ें उसने की हैं या नहीं की हैं। अगर नहीं की हैं तो फिर ये रीज़न हो सकता है कि दोबारा उसको रिकरेंसी हुई है उसके पेन की या उसकी प्रॉब्लम की। तो ये सारी चीज़ें जज करने के बाद हम पेशेंट को ये भी गाइड कर सकते हैं कि अब उसको स्ट्रिक्टली अपने ट्रीटमेंट प्लान पे स्टक रहना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये रिकरेंसी उसको दोबारा बहुत जल्द महसूस हो जाएगी। Some of these conditions, such as arthritis, gout, and other connective tissue disease and medications the claimant is using may have relevance to the claimant current compliance and physical findings. ठीक है, अब अगर ये जैसे कंडीशन है इसमें आर्थराइटिस, गाउट या कनेक्टिव टिश्यू डिजीज सारी आ रहती हैं, तो उसके अंदर पेशेंट मेडिकेशन क्या कर रहा है, और अगर वो जो मेडिकेशन ले रहा है क्या वो उसकी प्रॉब्लम से रेलिवेंट भी रखती है या नहीं रखती, और या ये कि उसकी जो फिजिकल फाइंडिंग है उसके हिसाब से वो मुनासिब है भी या नहीं। कई बार हमने जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में बात की थी पॉलीफार्मेसी की, कि पेशेंट अपनी तरफ से खुद साख्ता जो है वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है एनालिसिस के बारे में, एंटीबायोटिक्स भी अब हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कॉमनली लेने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि बस चीज़ हमें पता चल गई कि ये मेडिसिन है तो हम इसको ले सकते हैं जब चाहे जब। बहुत सारी जगहों पे मैंने ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस में देखा है कि बच्चों को या बड़ों को कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी मेडिसिन सजेस्ट की जाती है फॉर नॉर्मल एलर्जीज के लिए, या के कहना चाहिए कोई डायरियल अटैक के लिए, या के फीवर के लिए, इस तरह की मेडिसिन क्या करते हैं लोग उनको सेव कर लेते हैं, और क्या कहते हैं दोबारा जब कभी रिकरेंसी होती है इन सब चीज़ों की तो वो खुद ही उन मेडिसिन को देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से पेन मैनेजमेंट के एनाल्जेसिक तो बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं कि ये फला शख्स करा था उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो तो हम भी ये शुरू कर देते हैं। दूसरी एडिशन जो ड्रग उसको दी जा रही होती है उसके साथ वो अपनी मेडिसिन भी लेना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें भी आपको ज़रूर जो है वो हिस्ट्री में टेकन आउट करनी होती है। फैमिली हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन्ड विद द फोकस ऑन द डिजीज प्रोसेस अंडर इवैल्यूएशन एंड मेंटल इलनेस। ज़ाहिर सी बात है अगर आप उसकी फैमिली हिस्ट्री लेंगे तो आप उस चीज़ को फोकस कर सकेंगे कि उसकी जो भी कुछ प्रोसेस अंडर इवैल्यूएशन जा रहा है उसका कोई मेंटल इलनेस से तो लिंक नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो हम जो है वो जज नहीं कर पा रहे। इस वजह से उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी होती है कि जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि साइकोलॉजिकल कोई इश्यूज हो सकता है उसकी फैमिली में इस तरह का चल रहा हो जहाँ पे उसका स्ट्रेस लेवल हाई है, तो भी उसका पेन जो है एग्रीवेट हो जाता है। यूजुअली हम पेशेंट्स को जहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे ट्रीट कर रहे होते हैं हम वहाँ पे इन चीज़ों को ज़रूर जज करते हैं कि पेशेंट की जो है वो सोशल कंडीशन कैसी है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरह का है, उसके घर में कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज तो नहीं चल रहे। अगर किस तरह का कुछ इशू है कि पेशेंट आपके पास आता है, पेन का ट्रीटमेंट करवाता है, उसके बाद वो चला जाता है, वो जाता किस तरह से है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा है, कितना लंबा उसका रास्ता है, वहाँ से वो खड़े होकर आता है, खड़े होकर जाता है, तो आप कितना भी ट्रीटमेंट उसके अप्लाई करें वो उसके ऊपर यूज़फुल नहीं होता। उसके लिए हमें उसकी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको बोलें कि वो कोई गाड़ियाँ किसी जो है वो ऑटो रिक्शा वगैरह को यूज़ करे, तो फिर हम उसकी मॉडिफिकेशन इस तरह से कर सकते हैं कि हम उसको होम एक्सरसाइज प्रोग्राम के ऊपर डाल सकते हैं कि वो रेगुलर आने के बजाय 15 डेज पे हमारे पास विजिट करे या वीक पे विजिट करे, या फिर ये कि अपने घर के करीब किसी और दूसरे सेंटर से रिज्यू करे ताकि उसका इतना लंबा जो सफ़र है उसके ऊपर उसको सहूलत हो सके। A history of mental illness or alcohol or drug abuse should be considered in a red flag because chronic pain disappropriate to objective finding is particularly prevalent in these individuals. ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो मेंटल इलनेस या अल्कोहल और ड्रग एब्यूज है, अगर कि ये चीज़ें उसकी हिस्ट्री में मौजूद हैं तो ये कंसीडर की जाते हैं अंडर द रेड फ्लैग। प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। रेड फ्लैग क्या होती हैं? वो चीज़ें जिसकी वजह से पेशेंट हाईली जो है वो प्रॉब्लम में होता है कि उसको अब चीज़ें इतनी जल्दी कवर नहीं करवा सकती, उसके साथ बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशन अटैच हो सकते हैं। ठीक है ना, अगर कि उसका मेंटल इलनेस का लेवल हाई है या वो कोई और एडिक्शन है किसी ड्रग के साथ या किसी अल्कोहल के साथ, तो हम कितनी अच्छी तरीके से उसको ट्रीटमेंट करें, हम इन चीज़ों को अगर निगलेक्ट करें तो हम उसको सही वे के अंदर ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें और पेशेंट को जो है वो इन चीज़ों के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी जो गाइड करें और उनको इन चीज़ों से रोकने की कोशिश करें। वर्क हिस्ट्री शुड बी ऑब्टेन, उसकी वर्क हिस्ट्री लेना भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस तरह की वर्किंग कंडीशन के साथ अटैच था, कौन से काम करता था, वहाँ पे किस तरह के इन्वायरमेंट था और वहाँ पे उसकी वर्किंग कंडीशंस क्या थी और उसकी स्टेटस क्या था। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस ऑक्यूपेशन इज रेलिवेंट टू लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी डिटर्मिनेशन एंड इन प्लानिंग फॉर वोकेशनल रिहैबिलिटेशन। जो हमारा उसके वर्क की हिस्ट्री लेने का मकसद होता है उसका सबसे बड़ी चीज़ यही होती
जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी डिटर्मिनेंट जो है वो जज कर सकें कि वो क्या होते हैं, और ये कि उसकी अब वोकेशनल रिहैबिलिटेशन किस तरह से होगी। क्या मतलब होता है कि अगर उसकी डिसेबिलिटी बहुत लॉन्ग टर्म पे जाने वाली है, तो यकीनी तौर से अब उसका वर्क जो नॉर्मली जो पहले वो कर रहा था उसको स्विच ऑफ करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें प्लान करना पड़ता है कि अब वोकेशनल रिहैबिलिटेशन वाले जो लोग होते हैं वो उस पेशेंट के हिसाब से उसको किसी और दूसरे वर्किंग उसके लिए जो है वो तैयार करें, और फिर उसके हिसाब से उसको जो है वो मॉडिफिकेशन दें, उसको सिखाएं, और फिर उन वर्किंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर उसको अटैच करवा सकें। सोशल हिस्ट्री इज़ रेलिवेंट बट नॉट ऑलवेज ऑब्टेनेबल। सोशल हिस्ट्री भी रेलिवेंट होती है, लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत इस हिसाब से जज करते रहते हैं कि पेशेंट की सोशली लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, इंटरेक्शन कैसी है, और उसकी मोबिलिटी का लेवल किस तरह का है। The examiner should request that claimant list all painful body parts and quantify the pain he or she usually experiences in each area on a scale of 0 to 10, with 0 representing no pain and 10 representing unbearable pain। ठीक है, एक स्केल होता है, ये विजुअल एनालॉग स्केल कहलाता है, जो पेन जज करने के लिए करता है। होपफुली शायद आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। तो उस स्केल के अंदर हम पेन के क्राइटेरिया को जज करते हैं, और पेशेंट के जो भी पार्ट पेनफुल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो हम उसको क्वांटिफाई करते हैं कि पेशेंट अब इस चीज़ को जज करके बताए कि 0 से 10 के अंदर उसका पेन जो है वो किस जगह पे प्लेस कर रहा है, और उसकी क्वांटिटी वो किस तरह की अब हमें क्वांटिफाई करवा सकता है। एग्जामिनर शुड डेफिनेटली इंक्वायर अबाउट वर्क, हाउसहोल्ड एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंजरी। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंजरी हुई उससे पहले उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा था, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन थी या नहीं थी, हाउस होल्ड के जो वर्किंग थे वो खुद करता था या कोई और करता था, इंजरी से पहले किस तरह की थी और इंजरी के बाद। ओके, बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन, सेंसरी एबनॉर्मलिटीज, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग इंक्लूडिंग एट्रोफी। The examiner should measure the factor limb and compare with the other and tenderness or spasm। जाहिर सी बात है, जिस वक्त हम मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो हमें पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथ जज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो किस स्टेज पे है। अभी मैंने पहले आप लोग को बताया था कि मसल ग्रेडिंग के ज़रिए हम मसल की स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, जिसके अंदर हम 0 to 5 के अंदर उसको जो है वो रेंज देते हैं कि वो किस तरह के मसल की उसकी पावर है और वो कितनी वर्किंग कंडीशन पे। इसी तरह से रेंज ऑफ मोशन, उसके जॉइंट की लिमिटेशन कितनी जा रही है, कितनी ज़्यादा जो है वो मोबिलिटी के रेंज के अंदर है। इसके साथ साथ हमें उसकी हाइपोमोबिलिटी और हाइपोमोबिलिटी को देखना। उसके अलावा सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़, उसके सेंसरी को वो तो नहीं आ रहा है इशूज़ कि उसको सेंसरी लॉस हो रहा है। उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स, कोई और कोई रीज़न है जिसकी वजह से मसल के अंदर एट्रोफी हो रही है या हाइपरट्रॉफी हो रही है। एट्रोफी होना मसल्स का क्या होता है कि मसल मास जो होता है वो लॉस होने लगता है, और हाइपरट्रॉफी क्या होती है कि मसल मास जो है वो बढ़ने लगता है। टेंडरनेस और स्पैज़म, अगर कोई टेंडरनेस वहाँ पे फील हो रही है या कोई स्पैज़म फील हो रहा है, तो वो चीज़ भी हम मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन के अंदर उसको जज करते हैं उस पेशेंट के लिम्स के साथ। ठीक है, The examiner should observe the claimant's overall attitude, pleasant, hostile, posture, gait, and the use of ambulatory aids to determine whether these are consistent with subjective complaints and objective findings testing। क्या होता है कि हम जो हमारा पेशेंट होता है, हम उसके एटीट्यूड को भी जज कर रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा हो, या जो है वो उसके अंदर पेशेंस ना हो, उस तरह की कोई चीज़ आ रही हो। उसके साथ साथ उसका पोस्चर देखना कि उसकी जो है सिटिंग किस तरह की है, स्लॉश पोस्चर के अंदर तो नहीं है, फॉरवर्ड हेड तो नहीं है, उसका गेट कैसा है, जिस तरह कुछ चल के आया, वो सारी चीज़ें देखना, या कोई एम्बुलेटरी एड उसने यूज़ किया है तो उस चीज़ को जो है वो डिटरमाइन करना। ये सारी चीज़ें भी हमारी जो है वो सब ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स का हिस्सा होती है। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनर शुड असेस वेदर अ क्लेमेंट हु स्टेटस ही और शी हैज़ डिफिकल्टी विद सिटिंग, स्टैंडिंग और वेरियस बॉडी पोजीशन मैनेज टू परफॉर्म द बायोमैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ दीज पोजीशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब अगर हमारा पेशेंट जो है कंप्लेन कर रहा है कि उसको सिटिंग, स्टैंडिंग या किसी और बॉडी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए प्रॉब्लम होती है, या कोई और परफॉर्मेंस करने के लिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को बायोमैकेनिकली जज करना है। बायोमैकेनिक्स क्या होती है? हमारी बॉडी की वो नॉर्मल मैकेनिक्स जिसके ऊपर हमारी बॉडी वर्क कर रही होती है। कि अगर हमारी बॉडी के अंदर आप देखें तो एक नॉर्मल
अलाइनमेंट होती है जिसके साथ हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। अगर उस नॉर्मल अलाइनमेंट के अंदर कोई भी डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से पोस्चर डिफरेंस हो रहा है, मतलब उसकी जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो उससे हट के कुछ तरह से खड़ा हुआ है, ठीक है, स्लॉच है, फॉरवर्ड हेड है, किस तरह से है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसका बैलेंस अच्छा नहीं है, या फिर ये कि उसकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो सही से पास नहीं हो रही है, मतलब उसकी जो स्टैंडिंग का पैटर्न है वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से उसकी पेल्विस की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हुई है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी और वो सारे जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसके अंदर ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर जज कर रहा होता है कि किस तरह से एक डिसेबल पर्सन जो है वो अपनी बॉडी को प्रेजेंट कर रहा है और किस तरह की चीज़ें हैं जो हम जो है वो विजुअली उसके अंदर जज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंस इन द गेट एंड मोबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट इन द एग्जामिनिंग रूम, वेटिंग रूम और एग्जिस्टिंग द बिल्डिंग एंड व्हेन गेटिंग इनटू देयर कार शुड बी आल्सो नोटेड। अगर हम ऐसा फील हो कि पेशेंट जो है वो प्रिटेंड कर रहा है, वो एज सच ऐसा नहीं है, ठीक है ना, अपने आप को कुछ और जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे हमारी जजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि जिस वक्त पेशेंट जो है वो अपने वेटिंग लाउंज के अंदर था तो वहाँ से डॉक्टर के पास तक वो कैसे आया, डॉक्टर के रूम में एंटर होने के बाद वो चेयर तक किस तरह से पहुँचा, किस तरह से उसने अपनी एम्बुलेशन दिखाई, किस तरह से उसने सिटिंग और स्टैंडिंग का वो किया, या ये कि उसको जाके उसकी कार तक बिठाना, और वो हम सारे काम उसको जज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ उसकी मोबिलिटी के अंदर डिफरेंस आ रहा है और कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। या ये कि वो सही वॉक कर सकता है या नहीं कर सकता है, या वो सिर्फ अपने आप को ओवर जो है वो अटेंड कर रहा है। Examiner should note whether complaints of weakness or abnormal positioning of an extremity are accompanied, accompanied by objective evidence of weakness or disuse such as atrophy, wasting or differential patterns of shoe wear and sensory loss, parentheses, and are consistent with what the examiner would expect anatomically. प्लीज़ माइक्स को ऑफ रखिए। एग्जामिनर जो है वो क्या करेगा कि उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको देखेगा कि किस तरह की उसको वीकनेसेस फील हो रही हैं, एबनॉर्मल पोजीशनिंग उसकी किस तरह की है, एक्सट्रीमिटीज़ उसकी जो है वो आप जज करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि वीकनेस की वजह से या डिसयूज़ की वजह से वहाँ पे कोई एट्रोफी हो रही है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स हो रहा है, या उसका जो शू वेयर है वो किस तरह का, ऐसा तो नहीं है उसके फुटवेयर जो वो मुस्तकिल पहना रहता है उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे कोई प्रेशर सोर्स बन गए हैं, उसको सेंसरी लॉस हो, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है जिसकी वजह से उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, उसकी वजह से उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या किसी और वजह से उसको न्यूरोपैथी हो रही है, या उसके जो है वो सेंसरी लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी हमें जज करना, एग्जामिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब तक हम एनाटमिकली उसकी सारी बॉडी को जज नहीं करेंगे हम सही तौर से उसका एक क्राइटेरिया असेसमेंट का नहीं बना सकते और उसकी फाइनल डायग्नोसिस बना के उसको सही ट्रीटमेंट प्लान के साथ अटैच नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जिन जिन क्राइटेरिया पे हम उसको जज कर सकते हैं हम उनको ज़रूर जज करें। अगर कि पेशेंट आपके साथ आया है सिर्फ एक किसी सपोर्ट उसके साथ है कि भाई एक रीजनल उसकी प्रॉब्लम है और वहीं पे ही उसको जो है ट्रीटमेंट कराना है, इट्स द अदर थिंग। लेकिन जब कोई मल्टीपल प्रॉब्लम्स या किसी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ आ रहा है तो फिर हम उसको उन सारे क्राइटेरिया के ऊपर ज़रूर जज करते हैं। The examiner can use a number of simple tests to assess whether the claimant's symptoms are consistent with what one would expect to find objectively. अब ज़ाहिर सी बात है हमारे पास बहुत सारे जो है वो सिंपल टेस्ट मौजूद होते हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल के असेसमेंट टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, उनको क्विकली परफॉर्म किया जाता है ताकि हम पेशेंट की जो है वो जजमेंट कर सकें कि वो किस प्रॉब्लम के साथ है और उसको जो प्रॉब्लम वो बता रहा है उसके टेस्ट के हिसाब से वो प्रॉब्लम पॉजिटिव आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सारे सिंपल टेस्ट जो होते हैं जब इंशाल्लाह हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो जो मैं आपको मस्कुलर डिसऑर्डर्स बताऊंगी वहाँ पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि उनको असिस्ट करने के लिए हम कौन से सिंपल टेस्ट यूज़ करते हैं और उनको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है वो मैं सारे आपको बताऊंगी। और आप उसको देखेंगे कि बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, बहुत थोड़े थोड़े से मिनट में 2-3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट्स के अंदर हम उसके अंदर फाइंड आउट कर लेते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गोनियोमीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट साइजेस के जो कि मेजर कराते हैं आपके रेंज ऑफ मोशन को। जैसे हमने बात करी जॉइंट मूवमेंट की लिमिटेशन तो नहीं आ रही है या हाइपर मोबिलिटी तो नहीं हो रही है, तो गोनियोमीटर के ज़रिए हम जॉइंट्स की रेंज को जो है वो
ऑब्जर्व कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि कितनी है और किस तरह की है, और जो पेशेंट की आगे की फर्दर ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प करती है। इसी तरह से जो हमारी स्पाइन होती है उसकी मेजरमेंट्स हम इंक्लिनोमीटर से करते हैं। ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंक्लिनोमीटर कहलाता है। इसी तरह से एक जमार डायनोमीटर होता है जिसके ज़रिए हम टेस्ट की कर सकते हैं ग्रिप स्ट्रेंथ को। आपके हैंड्स की ग्रिप्स जो होती है ना, उसकी स्ट्रेंथ को जज करने के लिए हम एक जमार डायनोमीटर है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। Record review. All relevant records should generally be sent to the examiner to review in the conjunction with an IME independent medical evaluation. ठीक है। क्या होता है कि आप जितने भी इसके रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको जो है वो हमने पहले भी बात की थी कि ज़रूर उनको रिव्यू करते हैं इंडिपेंडेंट मेडिकल इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात आ गई कि आप ज़ाहिर सी बात है जब तक पेशेंट के सारे जो टेस्ट मौजूद हैं उनको स्पेसिफिकली आप नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी डिजीज़ की रीज़न जो है वो क्या है, उसकी डिजीज़ बढ़ तो नहीं रही हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी प्रेवलेंस किस तरह की है। ये सारी चीज़ें हम उसको ज़रूर स्क्रीन आउट करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के ज़रिए। डायग्नोसिस क्या होता है? द एग्जामिनर शुड लिस्ट ऑल डायग्नोसिस व्हेन द क्लेमेंट एलर्जीज सीक्वली फ्रॉम एन एलर्जी इंजरी और एक्सपोजेस। The examiner must clearly indicate which are related, which are unrelated, and which one cannot be determined on the basis of currently available information. ठीक है ना। अब क्या होता है कि हमारा पेशेंट तो बहुत सारी चीज़ें दे रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम है, ये इंजरी है, ये एक्सपोजर्स हुए हैं, तो क्या वो जो सारी चीज़ें हमें बता रहा है वो सही है या नहीं है, उसकी जो इंडिकेशन है वो रिलेटेड है भी या नहीं है। भाई ऐसा हो सकता है कि पेशेंट कोई अनरिलेवेंट बात कर रहा हो और वो उसको जोड़ रहा हो अपनी प्रॉब्लम के साथ कि वो हुआ था तो उस वजह से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये सारी डायग्नोसिस हमें बनाना पड़ती है कि उसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो उसकी रेलिवेंसी में आती है या नहीं। एक जो हमारे रिहैबिलिटेशन टीम के लोग जब असेसमेंट कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारी बातें पेशेंट्स की सुनना पड़ती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं, उससे भी हम उनको जज कर लेते हैं कि इनका स्टेटस क्या है और ये हमें क्या बताना और समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग शुड बी कंपेयर विद द हिस्ट्री ऑफ वर्किंग डायग्नोसिस। ज़ाहिर सी बात है जो कुछ आपने पीछे उसकी फाइंडिंग से फाइंड आउट किया है हिस्ट्री से, वो हम देख सकते हैं कि वो वर्किंग डायग्नोसिस में इंक्लूडेड है भी या नहीं। कंपेयर करना पड़ता है उसको कि ये चीज़ उसके साथ मैच भी कर रही है या नहीं। द क्लेमेंट हैज सिम्टम विदाउट ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, इट इज़ रिजनेबल टू आस्क वेदर एन occult diagnosis has been missed or a soft tissue condition of a nature that would not necessarily present with objective finding। हमें क्या होता है कि जब वो पेशेंट कुछ और बता रहा है और डायग्नोसिस के लोग मौजूद नहीं, तो फिर हमें उस चीज़ को जो है वो दोबारा रीजनेबली तरीके से आस्क करना पड़ता है कि क्या वाकई इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है जो कि डायग्नोसिस के क्राइटेरिया में मिस हो गई है और हमें नज़र नहीं आ रही है और पेशेंट बार बार उसको कंप्लेंट कर रहा है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो इस प्रॉब्लम का शिकार है। इसी वजह से वर्किंग डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम वो सारी चीज़ें जजमेंट के साथ उसको फाइंड आउट करें कि पेशेंट किस जगह पे प्लेस कर रहा है और वो वाकई उस प्रॉब्लम के साथ है। सिम्टम आइडेंटिफिकेशन इज यूज्ड टू अचीव प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स। ऐसी बात है सिम्टम्स उसके जिस तरह के नजर आ रहे होंगे वो हमें बताएंगे कि उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी गेन पे किस तरह का प्लेस करते हैं। प्राइमरी गेन रेफर्स टू द अनकॉन्शियस रिलीफ ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस थ्रू फिजिकल सिम्टम्स। ठीक है ना। अब जो प्राइमरी गेन होता है वो हम जो है अनकॉन्शियसली उसको रिलीव कर सकते हैं उसके साइकोलॉजिकल मूड स्ट्रेस से। बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें बार बार रिपीटिशन से ला रहा होता है, तो वहाँ हमें एहसास हो जाता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से बार बार ये चीज़ें पॉइंट आउट कर रहा है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिर्फ प्राइमरी गेन लेते हैं, उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को से उसको निकालने की कोशिश करते हैं और उसके बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है। Secondary gain occurs when illness leads to benefit to the patient, such as attention, money, and decreases responsibility that would not have been available in the absence of illness behavior। ठीक है। अब सेकेंडरी क्या हो जाता है कि बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको अटेंशन प्रॉब्लम्स होते हैं, मनी के इश्यूज हो रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर होती हैं, उन सब चीज़ों से वो सफ़र कर रहा होता है। तो उन चीज़ों को निकालने के लिए बाकायदा हमें किसी साइकेट्रिक से जो है वो इशू रुजू करना पड़ता है या साइकेट्रिस्ट के पास उस पेशेंट को प्लेस करना पड़ता है, क्योंकि अब वो जो उसका स्ट्रेस है ना वो प्राइमरी गेन नहीं रहा कि हम सिर्फ उसके साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए फिजिकली उसको ट्रीट करें तो वो चीज़ें रिलीफ आ जाएंगी, बल्कि वो बाकी किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है। तो अब उसके साथ साइकेट्रिस्ट को भी अटैच करना पड़ेगा ताकि वो उन सब चीज़ों से
बाहर आ सके। Symptoms magnification is also likely to be present when the result of physical and mental status examination and other data are inconsistent with the complaint. ठीक है ना। अब अगर जो हमारे पास मौजूदा उसका रिजल्ट आ रहा है, जो भी फिजिकल और मेंटल स्टेटस उसका आ रहा है एग्जामिनेशन के बाद, हम उसको उस पेशेंट की कंप्लेंट्स के साथ अटैच करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे ये चीज़ें जो है वो जज कर रही हैं, और अब हमारा जो सही तौर से वो बनेगा एक जजमेंट क्राइटेरिया, वो क्या बनेगा। ठीक। Estimating physical capacities में क्या रहता है, the assessment of physical capacity by asking the claimant his or her tolerance for various activities। हमें ये चीज़ दोबारा देखना, उससे पूछना कि वो कौन कौन सी पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर वो आराम से परफॉर्मेंस दे देता है, या कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एज ए कॉन्सिक्वेंस इट इज़ बेस्ट टू फर्स्ट डिटरमाइन कैपेसिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड अदर ऑब्जेक्टिव डेटा। ये ज़रूरी होता है कि हम उसकी कैपेसिटीज़ को डिटरमाइन करें और फिर हम उसको एग्जामिनेशन पे लेके जाएं और अदर ऑब्जेक्टिव डेटा की तरफ लेके जाएं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं फिजिकल एग्जामिनेशन की, इंक्लूडिंग एविडेंस ऑफ जेनेटिक चेंजेस, वैस्कुलर डिजीज या पुअर मसल टोन। ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं। हमारी एक क्राइटेरिया बनता है असेसमेंट का, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की जो है फाइंडिंग्स को देख रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली भी हम उसको देख सकते हैं क्या चीज़ नज़र आ रही है, और सब्जेक्टिवली भी क्या चीज़ें उसके रिकॉर्ड के अंदर मैंशन है। These findings also include any abnormalities on diagnostic testing that might be of physiological relevance, including evidence of disease process and related to the injury or exposure being evaluated। ठीक है ना। ये सारी फाइंडिंग्स आपको जो है वो एबनॉर्मलिटीज़ की उसकी इंडिकेट करती हैं, डायग्नोज कराने में आपको हेल्प करती हैं, फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस उसकी बताती हैं कि उस डिजीज़ के साथ क्या फिजियोलॉजिकल रेलिवेंस बन रही है, वो इंजरी या एक्सपोजर जहाँ भी उसको प्रॉब्लम हुई उसके साथ रिलेट करती हैं या अनरिलेट करती हैं। Age, flexibility, body habits, and degenerative disease, and other diagnostic factors within influence the ability of claimant to perform activities such as sitting, standing, walking, squatting, bending, climbing, driving, और using the hands and feet। अब आपका जो पेशेंट की एज है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है, उसकी बॉडी की जो नॉर्मल हैबिचुअल कंडीशन है, और जो उसको डिजेनरेटिव चेंजेस हुई हैं, और उसके जो कोई और एनाटॉमिकल फैक्टर हैं जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि पेशेंट की जो डेली एक्टिविटीज़ की सारी वर्किंग है, उसके अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह की हो सकती है, या वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर परफॉर्मेंस दे सक पाता है और किसमें नहीं दे पाता। ठीक है। वेट, सेक्स, बॉडी हैबिट्स एंड लेवल ऑफ कंडीशनिंग आर ऑल फैक्टर दैट रिफ्लेक्ट द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लिफ्ट। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करवाने जा रहे हैं प्रीवियस जो हमने एक्टिविटीज़ करी उनसे हट के, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट के वेट के हिसाब से हमें लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट करवाना होगा, कि वो पेशेंट के वेट के हिसाब से नहीं होगा, उसके सेक्स के हिसाब से नहीं होगा, तो वो उसके लिए वैसे ही प्रॉब्लमेटिक होगा। तो बजाय से कि हम उसके फिजिक के हिसाब से उसको वेट दे के उससे लिफ्ट करवाएं, हम उससे दूसरी कोई चीज़ लिफ्ट करवाएं, तो वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाएगा। ठीक। द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स मैग्निफिकेशन कॉम्प्लिकेट्स डिसेबिलिटी असेसमेंट because no exists justification for being an assessment of physical capacities on a claimant's self-reported activities and limitation make one question the credibility of these statements। ठीक। अब होता क्या है कि जो भी हम चीज़ें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, जो हमें पेशेंट दे रहा है, सेल्फ रिपोर्ट कर रहा है, जो लिमिटेशंस हमें नज़र आ रही हैं, उसके लिए जस्टिफिकेशन हमें खुद बनानी पड़ती है कि क्या बाकी ये चीज़ें फिजिकल कैपेसिटीज़ के अंदर सफ़र कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्जिस्ट कर जाती है, नो एग्जिस्ट जस्टिफिकेशन हो जाती है कि हम सही तौर से उसको अगर जज नहीं कर पाए, अगर कि वहाँ पे सिम्टम्स कुछ और आ रहे हैं जो वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है और डिसेबिलिटी असेसमेंट के दौरान, और हमें कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो हमारी तो पूरी असेसमेंट का क्राइटेरिया वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होता है कि फिजिकल कैपेसिटीज़ जब आपकी क्लेमेंट रिपोर्ट कर रहा होता है एक्टिविटीज़ के दरमियान, तो वहाँ हमें देखना होता है कि लिमिटेशन जो सारी आ रही हैं वो क्वेश्चंस के ज़रिए हमें क्रेडिबिलिटी करना पड़ता है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही है या नहीं। जो हमने पीछे बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि हम इतने सारे क्वेश्चंस उससे करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन एक्चुअल में उसके सही तौर से डेफिनेशन दे देते हैं अगर हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ जाएँ। अगर हम उससे घुमा घुमा के इधर उधर की बातों को जाएँ तो बहुत सारी बार हम भी चीज़ों को मिस कर देते हैं, तो इसी वजह से उसको सही उसके ऊपर जज करने के लिए ज़रूरी होता है। फिर फंक्शनल कैपेसिटी से इवैल्यूएशंस आ जाती हैं। Functional capacities evaluation is used to establish whether individual in the absence or presence of an impairment or alleged impairment can do specific tasks, especially those relevant to
पोस्ट और फ्यूचर ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसके अंदर हम वो सारी एक्टिविटीज़ से परफॉर्म करवा के देखते हैं जो उसके स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड होती हैं, उन सारी परफॉर्मेंस को आराम से कर पाता है या नहीं कर पाता। स्पेशली वो सारी चीज़ें जो उसके पास्ट ऑक्यूपेशन से अटैच हो या कि उसके फ्यूचर ऑक्यूपेशन के अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर उनको शामिल कराने के लिए हेल्प आउट हो सके। During FEC's, examiners assess whether objective testing substance implement self-defined capabilities. इसके दौरान इस चीज़ों को बहुत अच्छे से जज करना पड़ता है कि जो आपका पेशेंट है, जो क्लेमेंट है, वो सेल्फ डिफाइंड कैपेबिलिटीज़ दे रहा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो वहाँ देखना पड़ता है कि वो कर भी सकता है नहीं। ऐसा ना हो कि हम उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल दें, तो उसको क्लियरली बहुत जो है उसको जज करना पड़ता है, असेस करना पड़ता है। The enable the examiner to ascertain the ability to carry out various functions that are not amenable to evaluating during a standard फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अब क्या होता है कि एबिलिटी जो उसकी कैरी आउट हो रही है सारे फंक्शंस को करने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम उनकी सही तौर से स्टैंडर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए इवैल्यूएशन करें। कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज देयरफॉर इवैल्यूएट फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, जनरल कंडीशन एंड द एबिलिटी ऑफ क्लेमेंट टू परफॉर्म वेरियस जॉब स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, अब क्या होता है जब हम एफएससीज को जब हम कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन करनी होती है उसकी, तो हम कहाँ कहाँ उसको इवैल्यूएट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ पे करते हैं, उसकी जनरल कंडीशन, उसकी हेल्थ कंडीशन देखना बहुत ज़रूरी होती है। और उसके अलावा क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो वेरियस जॉब स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सके या कर सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से जज करनी होती हैं और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपना एक असेसमेंट क्राइटेरिया जो है वो फिक्स करते हैं। क्वान्टिफाइंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन safely be performed can be used to return a person to be a former job। ये जो हमारी जजमेंट होती है ना, इससे हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो बंदा जो कि अभी किसी डिसेबिलिटी का शिकार हुआ है, ठीक है, हम डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हैंडीकैप की बात नहीं कर रहे, तो मैंने क्या कहा, क्या हम उसको जज करके ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो अपनी रिटर्न हो सकता है फॉर्मर जॉब की तरफ। इस्टेब्लिश व्हाट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ही और शी मे बी कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग, या ये कि उसकी डिसेबिलिटी अब इस तरह की हो गई है जो उसको हैंडीकैप करिए, तो कोई और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट है जो उसके लिए सूटेबल है और वो उसको उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको परफॉर्म कर सकेगा। ठीक है, या फिर ये कि असेस वेदर समवन इज फिट और ड्यूटी, या ये डायरेक्टली असेस करना कि वाकई में वो बंदा फिट फॉर ड्यूटी है भी या नहीं। ये तीनों चीज़ें जो अलग अलग क्राइटेरिया पे जा रही हैं। फर्स्ट फॉर हमने जज किया कि क्या पेशेंट अपनी फॉर्मर जॉब की तरफ वापस जा सकता है। सेकेंडली हमने जज किया कि अगर वो अपनी प्रीवियस जॉब की तरफ नहीं जा सकता अपनी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब फर्दर ऑन उसके लिए कौन सी जॉब है जो सूटेबल होगी। और तीसरी चीज़ हम ये जज करते हैं कि क्या वाकई वो फिट है अपनी ड्यूटी करने के लिए या नहीं। ठीक, कंक्लूजन इन सारी चीज़ों का बनता है कि इन जनरल IMUs आर ऑर्डर टू गेट एन एक्यूरेट सेंस ऑफ वेदर अ क्लेमेंट सेल्फ डिस्क्राइब्ड restrictions can be documented as valid and in personal injury cases consistent with one or more previous injuries or exposures। ठीक है, कोई भी आपका जो इंडिपेंडेंट मेडिकल इवैल्यूएशन करने वाला आपका जो